आरव है और मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां सड़कें टूटी हुई थीं। स्कूल नाम के थे लेकिन शिक्षा नहीं, और लोग सपनों की बातें नहीं करते थे बल्कि 2 वक्त की रोटी जुटाने को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे। मेरे घर की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी और मैं अक्सर पेड़ की छांव में बैठकर आकाश को निहारता रहता था। मुझे नहीं पता था कि उस नीले आकाश के पार क्या है, लेकिन एक बात जानता था कि जहां मैं हूं वहां नहीं रहना है। मेरी सोच बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक बात साफ थी, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो मेरे गांव के बच्चों को ये यकीन दिला सके कि सोचने से सब कुछ संभव है। हमारे गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, टीवी नहीं था, इंटरनेट तो नाम की चीज थी और मोबाइल सिर्फ बड़े लोगों के पास था। लेकिन मुझे किताबों का बहुत शौक था। मैं स्कूल से फटे पुराने पन्ने चुरा लाता, कहीं से फेंकी गई कॉपियां उठा लाता और रात को लालटेन के नीचे पढ़ता। मेरी माँ कहती थी, बेटा पढ़ाई से पेट नहीं भरता, खेतों में काम सीखो। लेकिन पिताजी खामोश रहते। शायद उनकी खामोशी ही मेरी इजाजत थी। एक दिन स्कूल के रास्ते में मुझे एक अजनबी मिले। उम्र होगी करीब 60 साल, सफेद बाल, लेकिन आंखों में गजब की चमक। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम स्कूल जा रहे हो या भाग रहे हो? मैंने कहा, स्कूल जा रहा हूं, लेकिन देर हो गई है। वो मुस्कराए और बोले, तुम्हारी आंखों में सवाल बहुत हैं। मैं चौंक गया। कोई पहली बार ऐसा कुछ कह रहा था। उन्होंने खुद को डॉक्टर मेहता बताया, एक रिटायर्ड वैज्ञानिक जो अब अपनी बेटी के साथ गांव में रह रहे थे। पहली बार मैंने वैज्ञानिक शब्द इतने करीब से सुना था। मैंने झिझकते हुए पूछा, वैज्ञानिक क्या करते हैं? उन्होंने कहा, वे वही करते हैं जो बच्चे सपने में सोचते हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रगों में बिजली दौड़ा दी हो। मैं हर दिन स्कूल से लौटते वक्त उनके घर के पास रुकने लगा। कभी कभी वो मुझे पुराने अखबार देते, कभी टूटी हुई रेडियो की मशीन दिखाते और कहते, बताओ ये कैसे ठीक होगी। मैं सोचता, समझता और गलती करता, लेकिन वो कभी नहीं डांटते। फिर उन्होंने मुझे एक किताब दी, अब्दुल कलाम की आत्मकथा। उस रात मैं सोया नहीं, पन्ने पन्ने पढ़ गया। मुझे लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि तुम्हारा जन्म किसी बड़ी वजह से हुआ है। अगले दिन मैं डॉक्टर मेहता से मिलने गया और कहा, मैं भी वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और बोले, तो हर दिन एक नई चीज समझने की कसम खाओ। मैंने उस दिन कसम खाई। अब मेरे दिन मशीनों को खोलते और रातें किताबों में डूबते बीतने लगे। मैंने गांव के पुराने ट्रांजिस्टर, वॉच, यहाँ तक कि अपने पंखे को भी खोल दिया। माँ चिल्लाई, ये लड़का पागल हो गया है। लेकिन पिताजी चुप थे, शायद फिर से मंजूरी दे रहे थे। स्कूल में मेरे नंबर अच्छे नहीं थे क्योंकि मैं पाठ्यक्रम से ज्यादा अपने सवालों के जवाब खोजने में लगा रहता था। टीचर कहते थे, आरव पढ़ने में कमजोर है, लेकिन डॉक्टर मेहता कहते थे, आरव सोचने में तेज है। 10वीं कक्षा में मैंने विज्ञान प्रदर्शनी में एक सोलर बल्ब प्रोजेक्ट बनाया। गांव के बच्चे हैरान रह गए कि बिना बिजली के बल्ब जल सकता है। मुझे पहला इनाम मिला। वो दिन मेरे लिए पहला आसमान था। डॉक्टर मेहता ने कहा, अब उड़ना सीखो। मैंने विज्ञान ओलंपियाड के लिए अप्लाई किया। टेस्ट कठिन था, अंग्रेजी भी कमजोर थी, लेकिन जज्बा मजबूत था। पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं, लेकिन तीसरे साल मेरी मेहनत रंग लाई और मैं राज्य स्तर तक पहुंच गया। उस दिन पिताजी की आंखों में जो आंसू थे वो गर्व के थे। माँ पहली बार मुस्कराई थी। 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरा, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। गांव वालों ने कहा, इतना पैसा बर्बाद मत करो, लेकिन एक सोच थी जो कहती थी, कोशिश कर। मैंने स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम दिए। रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। पूरा खर्च सरकार उठाने वाली थी। डॉक्टर मेहता ने मुझे गले लगा लिया, कहा, अब तुम सच में उड़ान भरने जा रहे हो। शहर पहुंचा तो एक नई दुनिया मिली। शुरुआत में घबराया, लेकिन फिर अपने लक्ष्य को याद किया। हर दिन 14-14 घंटे पढ़ता, मशीनों से खेलता, लैब में सो जाता। दोस्तों को पार्टी देनी होती थी और मैं पुरानी किताबें खरीदता था। कई रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। आखिरकार 4 साल बाद मैंने टॉप रैंक के साथ डिग्री ली और मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। पहली बार विदेश जाने का मौका मिला। पहली बार हवाई जहाज में बैठा। खिड़की से देखा तो वही नीला आकाश था जो मैं बचपन में निहारता था, लेकिन अब मैं उसके ऊपर उड़ रहा था। उस दिन लगा जैसे सोच का असली मतलब समझ में आया। सोच जो उड़ने से नहीं डरती,
सोच जो हालात को हराती है, सोच जो गांव की मिट्टी से उठकर दुनिया की प्रयोगशालाओं तक पहुंची सकती है। कुछ सालों बाद मैंने वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। सब हैरान थे कि इतनी सफलता के बाद वापस क्यों, लेकिन मैं जानता था कि मेरी उड़ान अधूरी है जब तक मैं दूसरों को उड़ना नहीं सिखा देता। मैंने गांव में एक साइंस सेंटर बनवाया, डॉक्टर मेहता की याद में, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वहां अब हर शाम बच्चे आते हैं, टूटे खिलौनों को खोलते हैं, सवाल करते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं, और मैं उन्हें एक ही बात सिखाता हूँ, एक सोच ही काफी है दुनिया बदलने के लिए। आज आरव एक नाम नहीं है, एक पहचान है, एक उम्मीद है उन बच्चों के लिए जो हालात से नहीं, सोच से जीतना चाहते हैं। और ये सब शुरू हुआ था एक सोच से, जिसने उड़ान भरी, एक सोच की उड़ान। डॉक्टर मेहता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज, उनका आत्मविश्वास, उनका ज्ञान मेरे साथ था। जब मैंने गांव में साइंस सेंटर का पहला पत्थर रखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नजरों के सामने वो बचपन घूम गया जब मेरे पास पेंसिल तक नहीं थी, और आज मैं उस मिट्टी में बीज बोने जा रहा था जिससे नए वैज्ञानिक, इंजीनियर और सपने देखने वाले बच्चे पैदा होंगे। शुरुआत में बहुत कम बच्चे आते थे, कुछ तो डरते थे कि यहाँ सिर्फ होशियार बच्चे जा सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले गांव की गलियों में घूमकर एक एक घर के दरवाजे खटखटाए, माँ बाप से बात की, उन्हें समझाया कि ये सेंटर किसी खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस बच्चे के लिए है जो कुछ सीखना चाहता है। मैंने पुराने कंप्यूटर इकट्ठे किए, पुराने फोन, टूटे रेडियो, और अपने शहर के दोस्तों से पुराने साइंस प्रोजेक्ट्स मंगवाए। धीरे धीरे सेंटर में बच्चे आने लगे, पहले 3, फिर 10, फिर 30, और एक साल में 100 से ज्यादा बच्चे रोज शाम 4 बजे से सेंटर में जमा होने लगे। मैं उन्हें बिजली कैसे बनती है, मोबाइल कैसे काम करता है, रॉकेट क्या होता है, ये सब सिखाता। बच्चों की आंखों में वही चमक दिखती जो कभी डॉक्टर मेहता ने मेरी आंखों में देखी थी। एक दिन एक छोटा बच्चा जिसका नाम रोहित था मेरे पास आया और बोला, सर क्या मैं भी एक दिन चांद पर जा सकता हूँ? मैंने बिना एक पल रुके कहा, क्यों नहीं। उसकी मुस्कान देख मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि यही सवाल कभी मैंने खुद से पूछा था और तब मुझे जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब मैं जवाब देने की स्थिति में था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार यही था। गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, आरव हमारा बेटा है। वही लोग जो कभी ताना मारते थे कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, अब अपने बच्चों को मेरी कहानी सुनाते थे। समय बीतता गया, मैं साल में एक बार विदेश जाता, नई तकनीकें सीखता और वापस गांव लौटकर उन्हें बच्चों के बीच लाता। मेरे काम की सराहना देश के कई संस्थानों ने की। मुझे राष्ट्रीय विज्ञान प्रेरणा पुरस्कार मिला, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझसे पूछा, आपने ये सब एक गांव से शुरू किया, कैसे? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक सोच से, और सच भी यही था। मैंने कभी बड़ी शुरुआत नहीं की। मेरे पास तो शुरुआत करने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास सवाल थे, और सवाल ही सोच को जन्म देते हैं। सोच मेहनत से मिल जाए तो चमत्कार होता है। एक दिन मेरे पुराने स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि स्कूल का विज्ञान विभाग बहुत पीछे है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? मैं भावुक हो गया। वही स्कूल जिसने कभी मुझे कमजोर छात्र कहा था, अब मुझसे सहायता मांग रहा था, लेकिन मैंने कभी बदले की भावना नहीं रखी। मैंने उस स्कूल के लिए एक मिनी लैब बनाई, जहाँ गांव के हर स्कूल के बच्चे आ सकते थे। वहाँ एक छोटा पुस्तकालय भी खुलवाया, जिसमें विज्ञान, गणित और आत्मकथा की किताबें थीं, खासकर अब्दुल कलाम की, क्योंकि वही मेरी पहली प्रेरणा बनी थी। मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक मोबाइल ऐप भी बनवाया, जो गांव के बच्चों को स्थानीय भाषा में विज्ञान समझाता था। अब बच्चे अपने मोबाइल से पढ़ सकते थे, और उनके माता पिता को भी ऐसा लगने लगा कि मोबाइल सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं, बल्कि सीखने का भी साधन है। धीरे धीरे मेरे गांव की पहचान बदलने लगी। अखबारों में लिखा जाने लगा, सपनों का गांव, जहां हर बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता है। एक बार एक विदेशी पत्रकार आई। उसने मुझसे पूछा, आपको कभी विदेश में बसने का मन नहीं किया? मैंने कहा, यहाँ मेरी जड़ें हैं, और जो उड़ान भरता है उसे जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जब मैं रात को सेंटर में बैठता और बच्चों की हंसी सुनता, तो लगता जैसे ब्रह्मांड मेरे जीवन के हर संघर्ष का उत्तर दे रहा हो। मैंने अब एक टीम बनाई थी। गांव के ही कुछ बच्चे जो अब कॉलेज में थे, वो मेरी मदद करते थे, साथ में पढ़ाते, समझाते और बच्चों को नए नए प्रयोग कराते। हमने एक योजना बनाई,
एक बच्चा एक सवाल। इसमें हर बच्चा हर दिन एक सवाल लेकर आता, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो। हम सब मिलकर उसका जवाब खोजते। धीरे धीरे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब कोई भी सवाल पूछने से डरता नहीं था। एक दिन एक बच्ची आयुषी ने पूछा, सर क्या हम आसमान में उड़ने वाली गाड़ियों को गांव में ला सकते हैं? पहले सब बच्चे हंस पड़े, लेकिन मैंने कहा यह सवाल सबसे बड़ा है और जब तक हम बड़े सोचेंगे नहीं तब तक बड़ा कर नहीं पाएंगे। उसी दिन से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ग्रामीण उड्डयन, जिसमें बच्चे बैलगाड़ी जैसी संरचना में पंख जोड़कर उसकी गति और दिशा पर प्रयोग करने लगे। कई विफलताएं मिली, लेकिन बच्चों का उत्साह बना रहा और एक दिन उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो बैटरी से चलता और कुछ मीटर तक हवा में उड़ सकता था। ये एक प्रतीक था, उड़ान का, सोच की शक्ति का और गांव की उम्मीद का। अब मेरे पास देश के अन्य गांवों से भी प्रस्ताव आने लगे कि ऐसा ही सेंटर वहां भी बनाया जाए। मैं चाहता था कि ये आंदोलन बने, इसलिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया, सोच की उड़ान, और उसका उद्देश्य रखा हर गांव में एक विज्ञान केंद्र जहां बच्चे मुफ्त में आ सकें, सीख सकें और सपने देख सकें। अब तक 14 गांवों में ऐसे सेंटर खुल चुके हैं और 20 से ज्यादा बनने की प्रक्रिया में है। मैंने इस यात्रा में बहुत कुछ खोया, कई मौके छोड़े, बड़ी नौकरियां ठुकराई, आराम का जीवन छोड़ा, लेकिन जो पाया वो अनमोल था। एक बच्चे की आंखों में चमक, एक माँ की मुस्कान, एक पिता का गर्व और एक गांव की बदलती किस्मत। मैं अब भी हर सुबह उसी जगह जाता हूँ जहाँ बचपन में पेड़ की छांव मैं बैठकर आसमान देखा करता था, लेकिन अब मैं उस जगह बैठकर सिर्फ खुद को नहीं, पूरे गांव को उड़ता देखता हूँ। सोचता हूँ कि काश डॉक्टर मेहता आज जिंदा होते, मैं उन्हें कह पाता, सर आपकी दी हुई सोच अब हजारों बच्चों में सांस ले रही है। लेकिन शायद वो कहीं दूर से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, आरव तुमने सिर्फ एक उड़ान नहीं भरी, तुमने उड़ना सिखाया। और तब मुझे लगता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों को जीने की राह देना है। और ये राह सिर्फ एक सोच से शुरू होती है, एक सोच की उड़ान। नहीं, जीवन की बातें भी करता था, जैसे कि कैसे विफलता को सहना है, कैसे आलोचना को ताकत बनाना है और कैसे जब कोई आप पर विश्वास न करे तब खुद पर विश्वास करना है। सोच की उड़ान अब एक आंदोलन बन चुका था, जिसमें हजारों बच्चे, सैकड़ों स्वयंसेवक और दर्जनों गांव जुड़ चुके थे। एक दिन आरव को राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिला, राष्ट्रीय नवाचार सम्मान के लिए। वो मंच पर पहुंचा। चारों ओर कैमरे, मीडिया और मंत्रियों की भीड़ थी, लेकिन उसको आंखें उस बस को ढूंढ रही थी जिसमें वो कभी स्कूल जाता था और जहां बैठकर उसने पहली बार सपना देखा था। जब पुरस्कार मिला तो उसने मंच पर सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं ये सम्मान उन बच्चों को समर्पित करता हूं जो सोचने की हिम्मत करते हैं। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन भारत के सबसे बड़े अखबारों में हेडलाइन छपी, एक सोच ने देश को उड़ान दी। इस सम्मान के बाद कई कॉरपोरेट और फाउंडेशन ने फंडिंग ऑफर की, लेकिन आरव ने साफ किया, पैसे से बड़ा मूल्य बच्चों का आत्मसम्मान है। हम बिना दिखावे के काम करेंगे, लेकिन जड़ से जुड़े रहेंगे। धीरे धीरे सोच की उड़ान फाउंडेशन ने पूरे देश में 50 से ज्यादा गांवों में विज्ञान केंद्र खोले और 500 से अधिक गांवों में मोबाइल साइंस वैन पहुंचाई। सरकार ने भी एक क्षेत्रीय योजना शुरू की, डिजिटल गांव वैज्ञानिक योजना, जिसमें आरव सलाहकार नियुक्त हुआ। अब आरव का सपना था हर जिले में एक सपना केंद्र, एक ऐसी जगह जहां बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद को पहचान सके, अपने डर से बाहर निकल सके और जान सके कि वो कौन है और क्या बन सकता है। इसी सिलसिले में एक दिन आरव को विदेश से एक निमंत्रण आया, यूनाइटेड नेशंस में एक भाषण देने का। विषय था एम्पावरिंग रूरल यूथ थ्रू साइंस एंड विजन। आरव ने वहां कहा, अगर आप चाहते हैं कि अगला इनोवेशन गांवों से निकले तो वहां पहले एक सपना बोइए। दुनिया भर के वैज्ञानिक, शिक्षाविद और नीति निर्माता उस भाषण से प्रभावित हुए। आरव ने वहां कोई पावर पॉइंट नहीं दिखाया, उसने एक पुराने फटे पन्ने की कॉपी दिखाई जिसमें उसने बचपन में पहला विज्ञान प्रोजेक्ट बनाया था और कहा, यही है असली लैब, यहीं से क्रांति शुरू होती है। उस भाषण के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आरव को फंड ऑफर किया, लेकिन उसने कहा, मैं धन नहीं, भागीदारी चाहता हूं, ताकि हर बच्चा ग्लोबल विचार से जुड़े। अब भारत के गांवों में जहां कभी स्कूल में पंखा नहीं चलता था,
वहां अब बच्चों की वर्चुअल क्लास चल रही थी। लैपटॉप स्क्रीन पर अमेरिका और जापान के वैज्ञानिक बच्चों से बात कर रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, और एक 12 साल की लड़की ने अंतरिक्ष में बृहस्पति ग्रह पर सवाल पूछकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। आरव जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। असली उड़ान तो तब होगी जब इन बच्चों में से कोई खुद रॉकेट बनाए, खुद सोलर कार बनाए, खुद गांव की समस्या का समाधान खोजे। और फिर वो दिन भी आया जब सोच की उड़ान के एक छात्र राहुल को नासा में रिसर्च के लिए बुलाया गया। गांव के लोगों ने पहली बार टीवी पर अपना बच्चा देखा जो अंग्रेजी में बोल रहा था लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू लिए हुए था। आरव चुपचाप सेंटर के बाहर बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में शांति। उसने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर देखी, डॉक्टर मेहता की मुस्कुराती हुई, और जैसे उनकी आवाज आई, अब तुमने उड़ना नहीं सिखाया, उड़ाने तैयार कर दी। उसी दिन आरव ने तय किया कि अब वो एक किताब लिखेगा, एक सोच की उड़ान, जिसमें वो अपनी यात्रा नहीं, उन सैकड़ों बच्चों की यात्रा लिखेगा जिन्होंने नाम नहीं लेकिन पहचान बनाई, संघर्ष किया लेकिन रोशनी को पाया। किताब छपी और बेस्ट सेलर बन गई, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और हर स्कूल, हर लाइब्रेरी, हर कोचिंग सेंटर में पहुंची। सरकार ने उस किताब को नेशनल यूथ मोटिवेशनल टूल घोषित किया। अब सोच की उड़ान सिर्फ भारत नहीं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी पहुंचने लगी। और आरव को बुलाया गया सार्क एजुकेशन समिट में बोलने। इस बार उसने मंच से कहा, सोच सीमाओं की मोहताज नहीं होती, वो जहां पहुंचती है वहां उजाला ले आती है। अब आरव को लोग मसीहा कहने लगे, कुछ लोग भगवान भी समझने लगे, लेकिन आरव हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं, मैं बस एक सवाल था जिसे किसी ने सुना। और आज मैं आरव जब अपनी कहानी किसी बच्चे को सुनाता हूँ तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ, तुम जो सोचते हो वो बहुत बड़ा है, उस पर यकीन करो, क्योंकि एक सोच से ही सब कुछ बदलता है। और तब वो बच्चा चुपचाप आसमान को देखता है जैसे मैं कभी देखता था, और मुझे यकीन होता है अब अगली उड़ान इसी की है।